हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी क्लासेज में। आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 का लाइट जो है उसका नोट्स पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। पहला हेडिंग है चिन्ह परिपाटी। गोले दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे। इसलिए इन दोनों स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है, जो निम्नवत है। पहला कंडीशन है ध्रुव के मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां मापी जाती हैं। और दूसरा कंडीशन है आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। इसका तीसरा कंडीशन है आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। मुख्य अक्ष के नीचे लंबवत सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। ये थे इसके 5 कंडीशन। और अब नोट पढ़ते हैं। नोट नंबर 1, दर्पण के बाईं ओर वस्तु को हमेशा रखा जाता है, इसलिए वस्तु दूरी u अवतल या उत्तल दोनों के लिए ऋणात्मक होती है। नोट नंबर 2, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है। नोट नंबर 3, अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की दूरी भी धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, जबकि उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। दर्पण सूत्र वह सूत्र जो दर्पण की वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच संबंध दूरी दर्शाता है वह दर्पण सूत्र कहलाता है, जो निम्न होता है 1/v + 1/u = 1/f। या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1/f = 1/v + अगला हेडिंग है दर्पण में सिद्ध करें कि 1/v + 1/u = 1/f। तो माने कि हम जैसे कौशल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच एक वस्तु ए भी रखी गई है। इसका वास्तविक प्रतिबिंब a', b', c और f के बीच बनता है। इस चित्र में आपको सब वो दिख रहा है ना। यहाँ ए भी रखा गया है, यहाँ उसका प्रतिबिंब बन रहा है इस रिफ्लेक्शन की वजह से। रिफ्लेक्शन जो हो रहा है ये, तो उसकी वजह से यहाँ पे ए भी बन रहा है, तो वो दिख रहा है आपको। ये देख लीजिएगा, यहाँ पे यू रखा गया है, यहाँ आपका भी है, इसको देख लीजिएगा। और यहाँ एफ है, ये आगे हम पढ़ेंगे तो देख लीजिएगा इसको। अब आगे लिखा है सिद्ध करना है 1/v + 1/u = 1/f। रचना एन से एन क्यू के मुख्य अक्ष पर लंब डाला। प्रमाण त्रिभुज ए बी सी बराबर समरूप है त्रिभुज a', b', c से। ए समरूपता जो है, ए समरूपता हमारा जो प्रमेय है उससे। अब फिर दिया है चूँकि इसलिए ए बी बटा a', b' बराबर ए सी बटा a', c। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब पुनः एन क्यू एफ समरूप त्रिभुज b', a', f। ए समरूपता से, तो एन क्यू बटा b', a' बराबर क्यू एफ बटा a', तो चूँकि एन क्यू बराबर ए बी, क्योंकि एम समरूप है बी पी के, तो इसलिए ए बी बटा a', b' बराबर क्यू एफ बटा a', f। माना कि बिंदु क्यू और पी बहुत निकट है, तो क्यू एफ बराबर पी एफ हो जाएगा, तो ए बी बटा a', b' और पी एफ बटा a', f। ये समीकरण 2 हो गया हमारा, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें ये प्राप्त होगा बी सी बटा a', और पी एफ बटा a', f। तो यहाँ देखें तो बी सी का जो मान है ना, चित्र में देखेंगे आप, तो बी सी का मान जो है वो है इसके बराबर, मतलब बी पी माइनस सी पी के बराबर है। मतलब बी पी में से सी पी को घटाएंगे तो हमारा बी सी मिल जाएगा, ये बी सी मिल जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे a', का मान है सी पी माइनस ए पी, मतलब सी पी में से ए पी को हटा देंगे a' मिल जाएगा। यहाँ पे ए एफ का भी वही मान है, ए पी में से एफ पी घटा देंगे तो a', f प्राप्त मिल जाएगा। तो आगे देखते हैं -u माइनस इंटू -2f बटा -2f माइनस -v और -f माइनस f जो है यहाँ पे, तो उसका कर देना है कि -u + 2f बटा -2f + v बराबर -f बटा -v + f। तो इसे हम तिरछे गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा -u + 2f -v + f = -f इंटू -2f + v। तो इसको करने पे यहाँ पे होगा u v प्लस -uf -2f p + 2f² - f v। तो
जो एक ही बार में इधर लेके आ गया और यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, देखिएगा यहाँ पे प्लस में सॉरी आया है ना इधर, तो माइनस में 2f² होगा, तो इसको इससे कट जाएगा। कटने के बाद मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। जब यहाँ पे आप यू भी को ना बराबर से उधर ले जाएंगे, बराबर में तो यहाँ पे हमारा 0 था, तो बराबर से अब उधर ले जाएंगे ना, तो इन सबको जब आप बराबर से उधर ले जाएंगे तो ये जो माइनस वी एफ है वहाँ प्लस वी एफ हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 2f भी था, यहाँ पे प्लस 2f भी हो जाएगा, और माइनस एफ भी है वो यहाँ पे प्लस एफ भी हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा। तो ये माइनस प्लस पे गलती होगा ना तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है यू वी इक्वल टू यू एफ प्लस एफ भी हमें मिल जाएगा। अब दोनों पक्षों से में यू एफ से भाग देने पर, तो यू एफ से भाग देंगे यहाँ पे, तो यू एफ से भाग देने पर यहाँ हमारा यू वी बटा यू एफ करेंगे तो 1/f मिलेगा, यू ए बटा यू वी एफ करेंगे तो 1/v मिलेगा, और एफ भी बटा यू वी एफ करेंगे तो 1/u मिलेगा। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, या इस तरह करके लिख दीजिए 1/v प्लस 1/u। यहाँ दिया है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इसी में उत्तल दर्पण में आप जो उत्तल दर्पण में करेंगे वो उत्तल दर्पण में आपको करना ही है। उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f बराबर 2/r। इक्वल टू में आपको 2/r, क्योंकि आपने पहले पढ़ा था कि f बराबर 2/r/2 होता है। तो जब आप इसको 1/, करेंगे ना तो ये 2/r बन जाएगा। जानते हैं उल्टा हो जाता है। तो आगे देखते हैं, माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष OPC पर अनंत और ध्रुव के बीच एक वस्तु ए भी रखी गई है, जिसका काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब ए डैश बी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। आपने यहाँ देखा कि ये जो पीछे इसका रखा गया है, तो बी और एक वस्तु है, तो इसका जो काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ ऐसे कल्पना किया जाता है कि यहाँ बन रहा है। कल्पना किया जाता है तो मतलब कि सीधा ही बनेगा। एम डैश है ये आपका ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, ये सब ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, सिद्ध करना है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f इक्वल टू 2/r। तो इसका हो जाएगा प्रमाण त्रिभुज ABP और तो त्रिभुज A डैश B डैश C, ए सिमिलैरिटी से मतलब ए समरूपता से, इसका मतलब होता है सिमिलैरिटी का ए समरूपता। तो फिर से इसको इसलिए जब ये बराबर रहेगा समरूपता से रहेगा ना, तो इसको ये A डैश B डैश के बराबर हो जाएगा, BP B डैश C के बराबर हो जाएगा, मतलब दो बराबर हो जाते हैं। और जब ए समरूपता से होगा ना तो तीनों बराबर हो जाएंगे, AP बटा A डैश C डैश भी बराबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो इसका हो जाएगा AB बटा A डैश B और BP प्लस PC, मतलब ये जो BC है ना, ये BC BP प्लस PC के बराबर है, BP प्लस PC के बराबर है। और BC और B वैसे ही है। यहाँ देखिए ये जो है ना, थी कन्फ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे BP और BC है, तो यहाँ पे जो है ये BP है, ये जो है ये BP है, तो ये देख लीजिएगा। और ये BP प्लस PC और बटा PC माइनस PB, समीकरण 1 हो जाएगा ये। पुनः तो ABP और A डैश B डैश P सम ए सम सिमिलैरिटी रो, तो यहाँ पे तीनों ए है, तो यहाँ पे हमारा जो तीनों जो होगा ना वो समरूप होगा। लेकिन हमें ज़रूरत दो ही क्या है, दो ही का ज़रूरत है, तो हम दो ही लेंगे, AB बटा A डैश B डैश और इक्वल टू BP बटा B डैश P। ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा, ये जो होगा ना समीकरण 2 हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, तो समीकरण 1 और 2 से BP प्लस PC बटा PC माइनस PB इक्वल टू माइनस BP बटा B डैश P ये हमें मिलेगा। तो अब चिन्ह परिपाटी के नियम का उपयोग करने पर, चिन्ह परिपाटी का नियम हमारा क्या होता है, तो चिन्ह परिपाटी का नियम जब उपयोग करेंगे ना तो हमें ये जो है, हमें जो चिन्ह परिपाटी का नियम हमने उपयोग किया है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पे कि BP प्लस PC का हो जाएगा, BP का मान हो जाएगा -u, PC का मान हो जाएगा 2f, और PC का मान यहाँ पे 2f ऊपर दिया है तो यहाँ पे 2f ही होगा। तो माइनस PB का मान हो जाएगा -p, या माइनस BP का मान -u, B डैश P का मान v, तो ये लिख लीजिएगा। अब चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर -u प्लस 2f
2/2f माइनस वी इक्वल टू माइनस वी बाई यू बाई वी। तो अब इसे तिरछा तिरछी गुणा करने पर माइनस यू भी प्लस 2f भी इक्वल टू माइनस 2f u प्लस यू भी। तो अब ये कॉमन कर लेंगे यहाँ पे देखिए 2 को कॉमन कर लिया गया है, तो यहाँ पे एफ भी प्लस एफ यू बचा है, तो 2 से 2 को काट देंगे तो एफ भी प्लस एफ यू भी हो जाएगा। तो फिर से इसे यू भी एफ से भाग देंगे, तो यू भी एफ से भाग देंगे तो एफ भी बटा यू भी एफ प्लस एफ यू बटा यू भी एफ बराबर यू भी बटा यू भी एफ। तो करेंगे तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f और मिलेगा हमें ये। तो प्रूफ हो गया हमारा। आगे हम पढ़ेंगे अनुबंध फोकस। आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन का कारण। प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, यही प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य नियम। पहला नियम है आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम सेकेंड रूल जो है आपतन कोण की जगह और तथा अपवर्तन कोण की जगह माध्यमों के लिए नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो हम पहला नियम समझ लें। आपतन किरण तथा अपवर्तित किरण आपतन बिंदु डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो जब जैसे हमने पहले पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन में, सेम वैसे ही कंडीशन में ये भी होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं सब। इसलिए हमारा दूसरा नियम का जो समझना है वो हमारा यहीं पे दे दिया। ये इसे समझना था कि जो है उसका आपतन कोण की जगह और अपवर्तन कोण की जगह किन्हीं दो माध्यमों के लिए नियतांक होता है। तो हम यहीं पे समझ लेंगे। तो आगे हम पढ़ेंगे। आगे हमारा है प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव। तो पहला है हमारा प्रभाव, पानी में डूबी पेंसिल या छड़ी मुड़ी एवं छोटी दिख प्रतीत होती है। तो जैसे हम पानी में अगर कोई पानी हो, अगर समझे कोई पानी रखे हैं इसमें और उसमें पानी है और पेंसिल यहाँ गिरी है तो हमें यहाँ दिखाई देती है, हमें ऐसे दिखाई देगी। तो इसलिए इसमें ये दिखता है हमें। तो इसका आगे मैंने ये जो है इसको अभी तो एक हेडिंग बस दिया है और इसको पूरी अच्छी तरीके से यहाँ समझाया गया है, यहाँ पूरी अच्छी तरीके से समझा दिया गया है। तो आगे हम पहले दूसरा हेडिंग पढ़ लेते हैं। दूसरा हेडिंग है कि अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रखकर दोनों देखने पर उसका उठा हुआ प्रतीत होना। जो अक्षर है उसके ऊपर अगर कांच का स्लैब रख के देखते हैं तो हमें वो उठा हुआ प्रतीत होता है। तो इसे पढ़ना है। तीसरा है मछुआरों को मछली भेजने में कठिनाई होना। जो पहला है ना, पहला ये पानी में डूबी पेंसिल का, वैसे ही जब मछुआरे मछली को देखते हैं तो वो अलग थोड़ा दूर दिखाई देती है, तो इसलिए उन्हें कठिनाई होता है। चौथा है तारों का टिमटिमाना। इन चारों को हम लोग पढ़ते हैं। पहला है पानी में डूबी पेंसिल या छड़ी का मुड़ा या छोटा क्यों प्रतीत होता है। तो जब पानी में छड़ी या पेंसिल डूबी रहती है तो उनके अग्रभाग से निकलने वाली प्रकाश किरणें अविलंब से दूर भाग जाती हैं, क्योंकि प्रकाश की किरणें पानी से हवा में प्रवेश करती हैं। ऐसी स्थिति में डूबे हुए भाग के प्रतिबिंब थोड़ा ऊपर बनता है, जिससे पेंसिल या छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती हैं तथा लंबाई छोटी मालूम पड़ती है। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे चित्र में दिया है। जैसे हम लोग ये पेंसिल ऐसे डाल रहे हैं तो ये पेंसिल हमें इधर देखती है ऊपर, जैसे हम आँख से देख रहे हैं तो ये पेंसिल है यहाँ, लेकिन हमें दिख यहाँ रहा है। ये हवा है, ये पेंसिल है, ये दिखाया गया है। ये पूरा पानी है, तो ये इसलिए ये यहाँ दिखता है। इसे अपवर्तन का प्रभाव कहते हैं। ये आप देख लीजिए थी, ये इस मतलब पहले प्रभाव में कह रहा है। अब दूसरा प्रभाव पढ़ते हैं। अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रखकर देखने पर उसका उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है। तो अक्षरों से निकलने वाली प्रकाश की किरणें अविलंब से दूर हट जाती हैं, क्योंकि यह ग्लास स्लैब से निकलकर हवा में प्रवेश करती हैं। इस प्रकार अक्षर का प्रतिबिंब पहली स्थिति में थोड़ा ऊपर बन जाता है, जब अक्षर अपनी वास्तविक स्थिति में थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। अतः अक्षर अपनी वास्तविक स्थिति में थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। आप यहाँ देख लीजिए कि जो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ओ यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये जो स्लैब रखा गया है इसकी वजह से ओ हमें यहाँ पे दिख रहा है। आँख से जब हम देख रहे हैं तो इसकी सही स्थिति यहाँ है, लेकिन हमें दिख कहाँ रहा है, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे।
तो ये दूसरे नियम के प्रभाव से होता है। अब हम तीसरा देखते हैं, मछुआरे को मछली पकड़ने में कठिनाई क्यों होते हैं। तो इस घटना का मुख्य कारण प्रकाश का अपवर्तन है। जब पानी के अंदर स्थित मछली किसी न किसी कोण पर देखा जाता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह मछली अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर तथा कुछ आगे दिखती है। इसलिए मछुआरे वास्तविक रूप से मछली को नहीं भेद पाते हैं। वह मछली के प्रतिबिंब को भेदने का प्रयास करते हैं, परिणाम से मछली भेदने की कठिनाई होती है। तो यहाँ पे हम जैसे पेंसिल में देखते हैं कि पेंसिल हमें जैसे थोड़ा ऊपर दिखाई देती है, वैसे ही मछली यहाँ पे है और हमें यहाँ दिखने की अनुभूति होती है। जब मछुआरे उस पर हमला करते हैं तो उसके प्रतिबिंब को मारते हैं, जिससे मछली भाग जाती है, तो इसलिए ये कठिनाई होती है। अब चौथा हम अपना प्रभाव देखते हैं। चौथा है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारों से निकलने वाले प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्रमिक रूप में बढ़ता घटता रहता है। इसलिए जब बढ़ता है तो तारा चमकीला प्रतीत होता है और घटता है तो धुंधला प्रतीत होता है, अतः तारे टिमटिमाते नजर आएंगे। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण इसमें होता है जो कभी घटता है कभी बढ़ता है, जिसकी वजह से यह हमें धुंधला दिखाई देता है, जो तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। आगे हमारा है अपवर्तनांक। तो जब रिफ्रैक्शन किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण कीजिए तथा अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात नियतांक होता है, जिसे अपवर्तनांक होते हैं। जैसे ये हमारा जो है, तो हमने दूसरा नियम पढ़ा था अपवर्तन का, सेम वैसा ही है, साइन आई बटा साइन आर। तो लेकिन ये जो है ये म्यू है, ये हमारा ये इसे म्यू कहते हैं। अगर ये ऐसा हो तो इसे ये न्यू हो जाएगा, तो ये म्यू है हमारा। अब आगे पढ़ेंगे अपवर्तनांक। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक का मतलब होता है निरपेक्ष। अपवर्तनांक का मतलब निरपेक्ष होता है। तो यहाँ पे दिया है म्यू इक्वल टू सी भी, अर्थात प्रकाश की चाल और माध्यम की चाल। अब आगे पढ़ेंगे अपवर्तनांक। वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक का अलग अलग डिफरेंस का जो होता है परिभाषा होता है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये निर्वात में प्रकाश के चाल का अपवर्तनांक है। यह वास्तविक गहराई आभासी गहराई का अपवर्तनांक है। तो आगे हम पढ़ेंगे पार्श्विक विस्थापन। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच लंबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। मतलब जो आपतित किरण होती है और परावर्तित किरण, उनके बीच की लंबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अब आगे पढ़ेंगे लेंस या ताल। लेंस को ही ताल कहते हैं। दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतह से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है, जिसका एक भाग वक्रित व अवश्य रहता है। यह प्राय कांच का बना होता है। जो लेंस होता है वो कांच का बना होता है। आगे पढ़ते हैं गोलीय लेंस, स्फेरिकल लेंस। गोलीय सतहों से घिरे लेंस को गोलीय लेंस कहते हैं। जो मतलब गोल सतहों से घिरा होता है उसे गोलीय लेंस कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, पहला है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस। तो पहला पढ़ते हैं उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस। वह लेंस जिसके किनारे का भाग पतला और बीच का भाग मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। मतलब इसमें जो किनारे का भाग पतला होगा और बीच का भाग मोटा होता है, जैसे कुछ ऐसे होता है, यह आपका उत्तल लेंस होगा। तो जिसका किनारे का भाग आपको पतला दिख रहा है और बीच का भाग मोटा है, तो यह उत्तल लेंस होगा। आगे अवतल लेंस, कनकेव मिरर। कनकेव लेंस, जिस लेंस के किनारे का भाग मोटा और बीच का भाग पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। यह अपसारी लेंस भी कहलाता है। जैसे इसका जो होगा ना फिगर, वह ऐसे होगा। इसका बीच का भाग पतला होता है और किनारे किनारे का भाग मोटा होता है। तो इसमें यह बताया गया। लेंस के संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और जिस गोले का भाग हो उस गोले के वक्रता केंद्र जो होता है वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे ये जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र जो होता है ना, जैसे इसका, तो ये वक्रता केंद्र होता है सी, ये देखना है। अब आगे बढ़ते हैं प्रधान अक्ष। लेंस और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। जैसे ये लेंस को हो या कोई भी लेंस, तो उसके ये वक्रता केंद्र
और प्रधान अक्ष, जो प्रधान अक्ष है उसके वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा जो ये है इसे ही प्रधान अक्ष कहते हैं। तो आगे मुख्य फोकस, लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तित होने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे दोनों लेंसों में यहाँ पे मुख्य फोकस दिखाया गया है आपको, तो ये मिलती हैं, ये आप देखिए कि उत्तल लेंस में ये मिलती हैं सॉरी, और ये अवतल लेंस में ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसलिए इसका प्रधान अक्ष इधर होता है। आगे पढ़ते हैं नोट में, उत्तल लेंस की फोकस वास्तविक होती है जबकि अवतल लेंस की फोकस काल्पनिक होती है। जो उत्तल लेंस है ना, ये इसकी फोकस वास्तविक होती है, इसकी काल्पनिक होती है। आगे पढ़ते हैं प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, लेंस के अंदर प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरणें लेंस के प्रथम पृष्ठ अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से निर्गत होकर आपतित किरण के समांतर हो जाती हैं, तो उसे बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि लेंस के अंदर प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरणें लेंस के प्रथम पृष्ठ का अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो जाती हैं, मतलब पहले पृष्ठ में जाकर और दूसरे पृष्ठ से निकल जाती है ना, वो उसके होकर आपतित किरण से समांतर हो जाती है। मतलब ये एक पृष्ठ से जाने के बाद ये है, एक पृष्ठ से जाने के बाद दूसरे पृष्ठ से होकर समांतर हो जाती है अगर आपतित किरण के, तो इसे ही प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। उस बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया भी गया है आपको, तो यहाँ देख लीजिए मुख्य अक्ष का और इस दोनों का प्रकाशीय केंद्र यहाँ पे दिखाया गया है। लेंस की सभी दूरियाँ प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये लाइन जो आ रहा है ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, एक ही बिंदु पे कट रहा है यहाँ पे, तो इसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। अब फोकसांतर या फोकस दूरी, फोकल लेंथ, लेंस की प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकसांतर या फोकस दूरी कहते हैं। इसे प्राय एफ से सूचित किया जाता है। उत्तल लेंस की फोकस धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस ऋणात्मक है। यह सीधे दर्पण का जो होता है ना वो विपरीत होता है। दर्पण में अवतल दर्पण उत्तल दर्पण होता है, यहाँ पे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण होता है। यहाँ जो उल्टा हो जाता है, जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। अब आगे लेंस की वक्रता के नियत होता है, किंतु फोकस दूरी माध्यम के अनुसार बदलते हैं। जो वक्रता केंद्र होता है उसका वो नियत होगा, लेकिन फोकस दूरी माध्यम के अनुसार बदलेगा। अब उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम, पहला है उत्तल लेंस को प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद उसके फोकस से होकर गुजरती है। जो उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाएंगी। दूसरा है पतले उत्तल लेंस से प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली आपतित किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद सीधी रेखा से गुजर जाती हैं। मतलब जो उसके प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती हैं रेखा, वो लेंस के अपवर्तन के बाद सीधी रेखा में हो जाती हैं। आगे है उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण। वो अवतल लेंस का पढ़ लिया हमने, अब उत्तल लेंस का पढ़ते हैं। उत्तल लेंस में है कि उत्तल लेंस की स्थिति जो है, पहला है कि जब वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के पीछे काल्पनिक से सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। यहाँ पे दिखाया गया है आपको, जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका काल्पनिक सीधा और वस्तु के पीछे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप। अब आगे पढ़ते हैं दूसरा केस स्थिति जो है, जब वस्तु उत्तल लेंस की फोकस पर एफ पर रखी जाती है तो उसको प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर अनंत पर बनता है, जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होता है। जब यहाँ पे फोकस पर, जब वस्तु को फोकस पर प्रतिबिंब वस्तु रखा जाता है यहाँ पे, तो ये जो इसका अनंत पर बनेगा ये अनंत तक जाएगा और वास्तविक बनेगा, इसलिए उल्टा होगा। आगे पढ़ते हैं तीसरा स्थिति है, जब वस्तु उत्तल लेंस के 2f डैश और f डैश मतलब कि वक्रता त्रिज्या और ये फोकस के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब लेंस की दूरी और वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है और वह प्रतिबिंब 2f से आगे बनता है। मतलब यहाँ पे जब आप देख रहे हो यहाँ पे 2f और f के बीच में वस्तु को रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब होगा ना, तो वो 2f के आगे बनेगा और वास्तविक बनेगा, इसलिए उल्टा होगा।
अब चौथा देखते हैं। चौथा का है कि जब वस्तु उत्तल लेंस की दूनी फोकस 2f पर रखा जाता है, मतलब जो ये 2f है उस पर रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर 2f पर वास्तविक और उल्टा वस्तु के समान ही बनता है। मतलब कि जो प्रतिबिंब है हमारा, कि जो वस्तु है वो 2f पर रखा गया है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो 2f पर ही, यहाँ 2f पर ही बनेगा और वास्तविक बनेगा, इसलिए उल्टा होगा। 5 नंबर हमारा जो है स्थिति है, जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत और 2f डैश के बीच रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर f और 2f के बीच वास्तविक तथा उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। मतलब यहाँ 2f और अनंत के बीच जब हम वस्तु को रखेंगे, ये अनंत है और ये 2f इधर है, उसके बीच में जब वस्तु को रखेंगे ना तो f और 2f के बीच बनेगा, ये वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। 6 नंबर की स्थिति देखते हैं, जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर फोकस पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। मतलब जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखा जाए, मतलब अनंत से आ रही वस्तु को रखा जाता है, तो बहुत छोटा बनेगा, फोकस पर बनेगा लेकिन बहुत छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा, इसलिए उल्टा होगा। अब आगे पढ़ते हैं अवतल लेंस के प्रतिबिंब निर्माण की विधि। मतलब अवतल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है उसका जो नियम है वो पढ़ेंगे। नियम 1 है पहला, अवतल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही आपतित किरण अपवर्तन की वजह से उसके फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मतलब अगर उसके प्रधान अक्ष से समांतर आ रही आपतित किरण आती है तो वो अपवर्तन के बाद उसके फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, मतलब ऐसा लगता है कि फोकस से जा रही है। नियम दूसरा, पतले अवतल लेंस में प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणें अपवर्तन व सीधी रेखा में गुजर जाती हैं। मतलब जो पतला अवतल लेंस होता है ना, उसके प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणें अपवर्तन व सीधी रेखा में हो जाती हैं। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, पहली स्थिति है कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो अवतल लेंस में उसका प्रतिबिंब फोकस पर काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। मतलब जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो काल्पनिक सीधा जो परावर्तन होगा उसके बाद ये इधर निकल जाएगा, लेकिन काल्पनिक कल्पना करेंगे तो यहाँ पे बहुत छोटा बनेगा और काल्पनिक बनेगा, इसलिए सीधा होगा। स्थिति दूसरा पढ़ लेते हैं, जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि जब वस्तु को हम प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रख रहे हैं यहाँ पे, तो जो वस्तु का जो है ना काल्पनिक यहाँ पे बन रहा है एकदम छोटा सा। आगे में चिन्ह परिपाटी, पहला उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में वस्तु दूरी u ऋणात्मक होती है। दूसरा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तीसरा है अवतल लेंस में प्रतिबिंब दूरी v ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए v ऋणात्मक तथा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v धनात्मक होती है। तो इसको देख लेना है। तो आगे पढ़ते हैं अब लेंस सूत्र, लेंस फार्मूला। तो जो दर्पण सूत्र होता है वो बताया 1/v + 1/u = 1/f, लेकिन जो लेंस सूत्र होता है वो होता है 1/v - 1/u = 1/f। तो 1/v - 1/u = 1/f को लेंस सूत्र कहते हैं, जहाँ u वस्तु दूरी होती है, v प्रतिबिंब दूरी और f फोकस दूरी। हमारा पहला प्रश्न है अवतल लेंस में सिद्ध करें 1/v - 1/u = 1/f। तो इसे सिद्ध करते हैं कि माना कि L एक अवतल लेंस है जिसके प्रधान अक्ष पर एक वस्तु ए बी इस प्रकार है कि इस प्रकार रखी गई है कि इसका काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब a' b' लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच बनता है। तो सिद्ध करना है 1/v - 1/u = 1/f। तो यहाँ पे आपको चित्र में मैंने सिद्ध करके दिखा दिया है, आप बस चित्र को बना लीजिएगा, आपको जहाँ समझना है कमेंट कर दीजिएगा। आगे देखते हैं, प्रमाण चित्र से स्पष्ट है कि त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज A'OB' का। तो ए समरूपता से समरूप है, इसलिए जो होगा AB/A'(B' और बराबर करके OB/OB'। समीकरण 1 हो जाएगा। पुनः त्रिभुज OMF से समरूप होगा तो त्रिभुज B'(A') तो ए समरूपता से होगा ये भी, तो इसका हो जाएगा MO/A'(B' और OF/B'(F)। आगे पढ़ेंगे स्पष्टता।
ओ एम इजकल टू ए बी है, तो इसलिए ए बी बटा ए डैश बी डैश इजकल टू ओ ए बटा बी एफ, समीकरण 2। अब समीकरण 1 कर दो से, ओ बी बटा ओ बी डैश इजकल टू ओ एफ बटा बी डैश एफ। अब ओ बी बटा ओ बी डैश और इजकल टू ओ एफ बटा बी एफ बी डैश एफ को ओ एफ माइनस ओ बी डैश लिख सकते हैं। अब चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर माइनस यू बटा माइनस वी इजकल टू माइनस एफ बटा माइनस एफ और माइनस माइनस वी, तो यहाँ माइनस माइनस को कटा गया है, यहाँ पे जो है यू और वी के माइनस को कटा दिया गया है। तो अब यहाँ लिखा है यू वी बटा माइनस एफ प्लस वी। तो अब तिरछा तिरछी गुणा करने पे, तो तिरछा तिरछी गुणा करने पे आया हमारा माइनस यू एफ प्लस यू वी इजकल टू माइनस एफ बी। तो माइनस यू एफ प्लस यू वी और इक्वल टू माइनस एफ बी है, तो इसमें हम जो है कि यू वी को यू एफ को उधर भेज देंगे। तो जब यू एफ को उधर भेजेंगे तो इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसलिए यू वी इजकल टू यू एफ माइनस एफ वी, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर, जब दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u। ये हमने प्रूफ कर दिया। अब आगे वाला हम प्रूफ करते हैं। उत्तल लेंस में सिद्ध करें 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f। तो आगे हम माना कि L एक उत्तल लेंस है जिसका प्रधान अक्ष पर अनंत और 2f डैश के बीच एक वस्तु इस प्रकार रखी गई है कि इसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ए डैश बीट पे डैश प्राप्त होता है। तो सिद्ध करना 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f। इसमें भी यह चित्र दिया गया है, आप इसको बना लीजिएगा, जहाँ समझना है वहाँ पूछ लीजिएगा। आप पहले चित्र जो लिखा हुआ है उसमें देखिएगा, इसमें पूरा उसका आंसर है। अब रचना ओ एम को मिलाया। प्रमाण चित्र से स्पष्ट है कि त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश है। तो इसलिए ए बी बटा ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ बी बटा ओ बी डैश, समीकरण 1 हो जाएगा हमारा। पुनः ओ एम एफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ से, इसलिए ओ एम बटा ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ ए बटा एफ बी डैश है। तो ओ एम माइनस ए बी है, चूँकि यहाँ पे ओ एम माइनस ए बी है, तो इसलिए ए बी बटा ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ ए बटा एफ बी डैश, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से ओ बी बटा ओ बी डैश इक्वल टू ओ ए बटा एफ बी डैश। तो ओ बी बटा ओ बी डैश इक्वल टू ओ ए बटा एफ बी डैश को ओ बी डैश माइनस ओ एफ डैश लिख सकते हैं। तो चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर माइनस यू बटा वी इक्वल टू एफ बटा वी माइनस एफ। तो यहाँ पे उसका जो तिरछा तिरछी गुणा हो गया, तो ये बन गया है हमारा माइनस यू वी इक्वल टू यू एफ बराबर एफ पी। दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ये आएगा पहले माइनस एफ प्लस 1/v इक्वल टू 1/u। तो इसको इधर भेजेंगे तो माइनस 1/u प्लस 1v इक्वल टू 1/f आ जाएगा। तो इसको जब हम सही से लिखेंगे तो हमारी ये आएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। आगे है आवर्धन मैग्निफिकेशन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। अतः आवर्धन m प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई है। तो चूँकि यह समान राशियों का अनुपात है इसलिए इसको कोई मात्रक नहीं होता है। नोट है, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को भी आवर्धन कहते हैं। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को भी कहते हैं और प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को भी कहते हैं। तो इसका हो जाएगा m बराबर v/u। अब लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। किसी लेंस की फोकस दूरी मीटर में के व्युत्क्रम को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे पी से सूचित करते हैं। मतलब जो फोकस होता है ना उसके व्युत्क्रम को जो होता है ना वो उस लेंस की क्षमता कहते हैं। तो यहाँ पे दिया है p इक्वल टू 1/f। तो लेंस की क्षमता ऐसा ही मात्रक p बराबर 1/m मीटर में, तो इसका p बराबर मीटर इन्वर्स भी हो जाएगा और इसका मीटर इन्वर्स को डायोप्टर कहते हैं। जैसे 3D 2D ये सब TD हो जाए और डायोप्टर होता है। नोट 1, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है इसलिए इसकी क्षमता धनात्मक होगी। दूसरा, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है इसलिए इसकी क्षमता ऋणात्मक होगी। तीसरा, 1D उस लेंस की क्षमता है जिसका फोकस दूरी 1 मीटर होता है। मतलब जो होता है ना कि जो 1D है वो 1 मीटर के बराबर होगा। तो लेंस की संयोजन क्षमता, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। यदि अनेक लेंस जिसकी क्षमता क्रमशः P1 P2 P3 है हो तो उनकी संयोजन क्षमता P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 होगी। तो अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस के काच और वृत्ताकार प्लेट पहचान।
अब फिर से पहचान इसका भी करेंगे। तो स्पर्श करके इसके लिए बारी बारी से लेंसों को स्पर्श करते हैं। जिस लेंस के दोनों अपवर्तक सतह उभरे हुए तथा उठी हुए होंगे उसे जिस लेंस की अपवर्तक सतह उभरी हुई तथा उठी हुई होंगे वो हो जाएगा हमारा जैसे ऊपर जो होता है ना, अगर ऊपर दबा है और नीचे दबा है और बीच में उभरा हुआ है तो हमारा हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था जो कि यहाँ पे, तो ये जो आप यही समझ लीजिए कि उत्तल लेंस का जो है ये उभरा हुआ है बीच में और किनारे किनारे जो है वो पतला है। तो यहाँ पे वही बता रहा है, तो उभरी हुई हो और उठी हुई हो। तो तथा दूसरा देख लेते हैं, जिस लेंस की दोनों अपवर्तक सतह धंसी हुई होती हैं उसे अवतल लेंस कहते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा लिख लीजिएगा उत्तल लेंस, यहाँ पे उत्तल लेंस लिख लीजिएगा, यह अवतल लेंस है ही। और जिस लेंस की दोनों परतों सतह समतल होती है वो कांच होता है, वृत्ताकार प्लेट होता है। बिना स्पर्श करके इसके लिए बारी बारी से लेंसों को सामने वाली एक उंगली ले जाते हैं, अपनी उंगली जो है, और बने प्रतिबिंब का अवलोकन करते हैं। तो इसको देखते हैं क्या क्या होता है। पहले यदि उंगली अपनी आकार से बड़ी दिखाई देती है तो वह उत्तल लेंस होता है, मतलब अपने आकार से बड़ी दिखेगी तो उत्तल लेंस होगा। यदि उंगली अपने वास्तविक आकार से छोटी दिखाई देती है तो अवतल लेंस होगा, मतलब जैसे उत्तल दर्पण में होता है वैसे अवतल लेंस में होता है, जैसे अवतल दर्पण में होता है वैसे उत्तल लेंस में होता है। यदि उंगली अपने वास्तविक आकार का समान या बराबर दिखाई देता है तो वह कांच या वृत्ताकार है। यही एक ऐसा है जो मतलब हर जगह अलग रहता है, अपना समान रहता है। अब उत्तल लेंस अवतल लेंस में अंतर। उत्तल लेंस में पहला है किनारे पर पतला लेकिन बीच में मोटा होता है। जो उत्तल लेंस होता है किनारे पर पतला होता है लेकिन बीच में मोटा होता है, लेकिन अवतल लेंस में किनारे पर मोटा और बीच में पतला होता है। ये जो इनका अंतर होता है। दूसरा है उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं, लेकिन अवतल लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं। उत्तल लेंस की फोकस वास्तविक होती है लेकिन अवतल लेंस की फोकस काल्पनिक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है इसलिए इसकी क्षमता धनात्मक होगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है इसलिए इसकी क्षमता ऋणात्मक होगी। उत्तल लेंस की अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये हमारा यहाँ चैप्टर ख़त्म हुआ। तो अगर आप अपने पूरा देखिए होगा तो इसे समझ गए होंगे इस चैप्टर को, तो आप क्वेश्चन आंसर को देखिएगा। क्वेश्चन आंसर जो समझना है उसे कमेंट करिएगा, क्योंकि इसमें जो मैंने टॉपिक लिया है वो सब क्वेश्चन आंसर पर ही डिपेंड है। अब आगे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि हम और भी वीडियोज़ अच्छे अच्छे डालने वाले हैं नोट्स वाले। तो अगर हमारे सब्सक्राइबर जल्दी बढ़ेंगे, लाइक होंगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी डालेंगे। तो ठीक है, चलते हैं दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। तो जय हिंद, बाय।